हाय गाइस, आई एम शिवांगिनी। वेलकम टू माय चैनल रिजॉल्विंग नीड। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो किससे मिलेगी? खाने से। तो हम जो भी खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनाने के लिए सेल में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। जो हम नॉर्मली लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं वो, जैसे कि 11th में हमारे चैप्टर भी है ब्रीदिंग एंड गैसेस वाला, तो वो ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हमने खाना खाया है उसको, जो ग्लूकोज हमने लिया है उससे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाना। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। वैसे एनिमल फिजियोलॉजी में भी ये सेम ही होता है थोड़ा। तो ग्लूकोज हमें पता है 6 कार्बन का होता है। अब जरूरी नहीं है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट या जो भी शुगर हम ब्रेक डाउन करें सेल में वो ग्लूकोज ही हो। वो ग्लूकोज हो सकती है, वो सुक्रोज हो सकती है, वो फ्रक्टोज हो सकती है। तो ये तीन ही इस ग्लाइकोलाइसिस में काम करेंगे। अगर सुक्रोज होगी तो उसको पहले हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो एंटर करेगी यहाँ। लेकिन अगर फ्रक्टोज होगी तो वो सीधा थर्ड स्टेप में आ जाएगी, उसको भी हम देखेंगे। तो पहले हमने माना हमने ग्लूकोज ली, तो ग्लूकोज कितने की होती है? 6 कार्बन की होती है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हेक्सोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है उसे ट्रीट करेंगे और ग्लूकोज को बना देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। तो अब हमें क्या करना है, ग्लूकोज से अल्टीमेटली एनर्जी निकालनी है। तो जैसे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या है, पैसे कमाने हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले कुछ पैसे हमें भी इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम एटीपी पहले इन्वेस्ट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है एटीपी की, ताकि हमें आगे और एनर्जी मिले। हम 2 एटीपी इन्वेस्ट करेंगे ताकि आगे बहुत सारे एटीपी मिल सके। तो पहला जो स्टेप है वो एनर्जी कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे एटीपी यूज होगी। तो हमें ये चीज चेक करते रहना है कि कहाँ कहाँ एटीपी यूज हो रही है और कहाँ कहाँ एटीपी बन रही है। मेन क्वेश्चन यहीं से आता है। बाकी ये पूरे सारे नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने की जरूरत है हमें। तो पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन का है। अब इसको आइसोमरेज से ट्रीट करेंगे सेकंड स्टेप में और बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो अगर हम यहाँ पे जैसे ग्लूकोज लिए तो 2 स्टेप में बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन अगर हम फ्रक्टोज लेते ग्लूकोज की जगह तो हमें एक बार हेक्सोकाइनेज से ट्रीट करना पड़ता और सिंगल स्टेप में क्या बन जाता, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज सीधा यहाँ पे एंटर कर जाता, ये भी 6 कार्बन का होगा। अब हम इसको करेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से ट्रीट करेंगे। अब एंजाइम यहाँ पे कौन सा यूज होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन। पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं? पेस मेकर यानी जो इसकी पेस को, यानी इसकी जो स्पीड है, कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, उसकी स्पीड को मेंटेन करने वाला, किसकी? रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन की स्पीड को कौन मेंटेन करेगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसकी अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो थर्ड स्टेप में वापस यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। अभी तक एटीपी कहाँ यूज हुआ है, फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में। अब इसको जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी फ्रक्टोज पे 2 फॉस्फेट के कंपाउंड जुड़ जाएंगे, ये भी 6 कार्बन का होगा। अब यहां तक सारे कंपाउंड 6 कार्बन के थे, लेकिन अब आगे के जो प्रोसेस होगा यहाँ पे फोर्थ स्टेप के बाद में, ये फोर्थ स्टेप के बाद में सारे प्रोसेस में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कैसे? जैसे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को हम ट्रीट करेंगे एल्डोलेज से, ये स्टेप नंबर 4। तो यहाँ पे 6 कार्बन थे, ये टूट गया 6 कार्बन का कंपाउंड और 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए। दोनों क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट है। एक का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक ये बनेगा। तो 2 कंपाउंड इससे बन गए। अब ऐसे मान लो जैसे कि हम कोई लोहे की रॉड लेके जा रहे हैं, कोई 6 मीटर लंबी रॉड है। तो अब यहाँ तक तो हम उसको लेके आ गए। अब क्या किया हमने, उस रॉड को तोड़ दिया 2 हिस्सों में। अब 2 हिस्सों में वहां पे 2 आदमी है। अब या तो उन दोनों को एक एक रॉड दे दे और एक एक रॉड देके उनको बोल दे कि पहुंचना है। जैसे कि यहां से हम लेके चले और हमें फाइनल पॉइंट हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे आके हमने उस रॉड के 2 हिस्से कर दिए।
तो या तो ये होगा कि एक आदमी उस रॉड को ऐसे लेके आए, एक आदमी उस रॉड को ऐसे लेके आए। पहुंचना तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 टुकड़े पहुंचाना है, यानी कि इसकी मेन बात क्या है कि ग्लूकोज से हमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाना है। तो बनेंगे तो 2, या तो अब जैसे इस रॉड की तरह, या तो एक मॉलिक्यूल ये बनाए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाए, या तो ये दोनों काम करेंगे और एक एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जैसे यहाँ पे। अब इन दोनों आदमी की मेहनत लग रही है एक एक रॉड के टुकड़े को पहुंचाने में, तो हम उस मेहनत को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ही आदमी को दोनों रॉड पकड़ा देंगे। तो वो एक आदमी क्या करेगा, वो सीधा यहाँ से दोनों रॉड लेगा और फाइनल पॉइंट तक पहुंचा देगा। अब चाहे तो ये वाला पहुंचा सकता है और चाहे ये ऐसे भी आ सकता है। तो मेन पॉइंट क्या, हमने एक तो एनर्जी बचा ली, 2 लोगों की मेहनत लग रही थी, हमने उसको कंजर्व करके एक में कर दिया। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, 2 कंपाउंड बने, या तो हम इन दोनों को आगे सॉल्व करें, या हम क्या करेंगे स्मार्ट वर्क करेंगे। हम या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो हम या तो इस कंपाउंड को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे आइसोमरेज की हेल्प से, या इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, दोनों एक ही बात है। जैसे अगर हमने इसमें कन्वर्ट किया, ये आइसोमराइजेशन का हमारा प्रोसेस जो हो जाएगा वो होगा 5th स्टेप। 5 स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट 6ठे स्टेप में अब किसी से भी कर ले, अगर कोई भी आदमी लेके जा रहा था तो मेन एंड प्रोडक्ट तो सेम ही था, तो वैसे आगे का प्रोसेस सारा सेम ही रहेगा, चाहे हम इससे करें चाहे हम इससे आगे प्रोसेस करें, तो वहां पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। मेन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यही थी। अब सब इजी है। अब 6th स्टेप में क्या होगा कि एक NADH यूज होगा और एक NADH2 बनेगा। कब? एक कंपाउंड से। अगर ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जा रहा था, एंटर कर रहा था प्रोसेस में, तो एक NADH2 यूज हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, जब एक रॉड लेके जा रहा था वो, तो वहां पे एक NADH2 बना था, लेकिन हमने उसको 2 रॉड दे दी, तो यानी 2 मॉलिक्यूल बना दिए इसके। 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 NADH2 बनेंगे यहाँ पे, और 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, 1,3-BPGA के, यानी 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब जितना भी आगे प्रोसेस होगा वो सारा 2-2 मॉलिक्यूल में होगा। हमने क्या देखा, 2 मॉलिक्यूल 1,3-BPGA के बन गए हमारे पास। अब क्या होगा, 7th स्टेप में वापस एक और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब एक एटीपी कब होगी, जब एक मॉलिक्यूल यूज होगा। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 2 एटीपी बनेगी, और इससे आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3PGA के, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये कंपाउंड भी 3, अब सारे कंपाउंड 3 कार्बन के ही होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बन गए। अब नेक्स्ट 8th स्टेप में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट के। अब 9th स्टेप में क्या, ना तो एटीपी बन रही है ना NADH2, यहाँ पे वाटर रिलीज होगा बस, और 8th स्टेप में कुछ भी नहीं हो रहा, 9th में वाटर रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट के। यहाँ पे पाइरुवेट नाम आ गया, यानी हम अपने एंड प्रोडक्ट के थोड़ा सा और क्लोजर है, यानी PEP बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड। नेक्स्ट 10th स्टेप में क्या होगा, फॉस्फोकाइनेज नाम का एंजाइम यूज होगा। अब हमें ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पहले एंजाइम आया था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और यहाँ पे एंजाइम का नाम है फॉस्फोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को बोलते हैं पेसमेकर, इसको नहीं बोलते, नाम थोड़े से सेम है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे वापस एटीपी बनेगी, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। अब ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी में हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे उसने कंपाउंड में तो लिख रखा है कि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी एटीपी फॉर्मेशन है या NADH2 फॉर्मेशन है, वहां पे लिख नहीं रखा कि 1 मॉलिक्यूल बन रहा है या 2, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर रखा, तो हमें क्या लगता है कि एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन जब एंड में हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पे 2 मॉलिक्यूल थे हर जगह पे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे जो नाम है वो हमें याद नहीं रखने, इसमें मेन 2 ही नाम याद रखने हमें,
एक तो ग्लूकोज जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और एक पायरुविक एसिड जो हमें मिलेगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ध्यान में रखना है और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के ध्यान में रखना है। बाकी ये नाम याद करने की हमें जरूरत नहीं है। अब इस पूरे रामायण में से हम कितना याद करना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें याद करना है सिर्फ वो स्टेप जहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। पहली बार कितनी एटीपी हमने यूटिलाइज करी? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल कहा? एक तो फर्स्ट स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में, तो 2 एटीपी हमने यूटिलाइज करी। ठीक है, दूसरा NADH2 का प्रोडक्शन। NADH2 का प्रोडक्शन का होगा 6th स्टेप में, जहां पे कितने बनेंगे? 2 NADH2 बनेंगे। अब 2 क्यों बनेंगे ये हमें पता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल डबल हो गया। 3 कार्बन के हो गए मॉलिक्यूल, तो उनकी क्वांटिटी क्या हो गई? डबल हो गई। तो अब सारी चीजें डबल हो जाएगी। और लास्ट एटीपी प्रोडक्शन। अब एटीपी प्रोडक्शन भी 2 जगह हो रहा है, 7th और 10th स्टेप में। तो 7th एंड 10th स्टेप में एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एटीपी कितने बन रहे हैं? 4 एटीपी। 4 कैसे? 2 एटीपी यहां बन रहे हैं और 2 एटीपी यहां बन रहे हैं। नेक्स्ट, चेक पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी चेक पॉइंट यानी जो मेन स्टेप है वो कौन से है? एक तो फर्स्ट स्टेप, थर्ड और लास्ट यानी 10th स्टेप। ये 3 है ग्लाइकोलाइसिस के चेक पॉइंट। अब हमने यहाँ पे एटीपी यूज भी करी, हमें एटीपी मिली भी, तो हमें नेट इसमें से पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में से हमें नेट क्या मिला? नेट हमें मिलेंगे नेट प्रोडक्शन होगा 2 एटीपी का। हालांकि बनाए तो हमने 4 एटीपी थे, लेकिन 2 हमने यूज भी करे हैं, तो 2 एटीपी प्लस 2 NADH2, ये हमें एटीपी से मिल जाएगा। अब जो पायरुविक एसिड है उसका आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।